हम कुछ खड़ी तो ज्यादा ही मेरी बहन उन लोगों ने मार डाला। मई का वो तपता हुआ महीना और लखनऊ का वो सरकारी अस्पताल जहां की हवा में सिर्फ और सिर्फ चीखें गूंज रही थीं। तारीख थी 25 मई और जगह थी लखनऊ का एक बड़ा सरकारी अस्पताल। अस्पताल के गलियारों में एक घबराई हुई लड़की पागलों की तरह भाग रही थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मानो छाती चीरकर बाहर आ जाएगा। आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी उसकी नजर अस्पताल के एक सुनसान कोने में पड़े स्ट्रेचर पर जाती है, जहां एक बेजान जिस्म सफेद कफन से ढका हुआ था। जब कांपते हाथों से वो उस कफन को हटाती है तो उसकी एक ऐसी चीख निकलती है जो पूरे अस्पताल के सन्नाटे को चीर देती है। स्ट्रेचर पर कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी छोटी बहन श्वेता सिंह थी। महज 12 घंटे पहले जो लड़की अपने मायके में हंस खेल रही थी, आज उसकी बेजान बॉडी वहां पड़ी थी। श्वेता के हाथों की चूड़ियों को देखकर उसकी बड़ी बहन ने उसे पहचाना था। गले पर काले रंग का एक अजीब सा गहरा निशान था और पैरों पर गंभीर चोटें। आखिर लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने हंसते खेलते परिवार को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दिया। इस बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ के विश्वास नगर मल्हाई टोला इलाके के एक बेहद प्यारे और सिंपल मिडिल क्लास परिवार से। इस परिवार में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। घर के मुखिया जो अपनी बेटियों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे, उनके घर में 3 बेटियां थीं। इन तीनों बहनों में श्वेता सिंह सबसे छोटी और पूरे परिवार की लाडली थी। तीनों बहनों के बीच इतना गहरा प्यार था कि वे अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात, अपनी हर खुशी और हर डर एक दूसरे से शेयर किया करती थी। वे सिर्फ बहनें नहीं बल्कि एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त थीं। उनके माता पिता ने कभी भी अपने बेटियों को बेटों से कम नहीं समझा। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को बेटों से भी बढ़कर पाला, उन्हें बेहतरीन एजुकेशन दी और हमेशा अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। घर में भले ही सुख सुविधाएं सीमित थी, लेकिन खुशियों का खजाना था। श्वेता बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार और होनहार थी। उसका एक ही बड़ा सपना था कि वो अपने माता पिता का नाम रोशन करे और अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा हासिल करे। वे सिर्फ एक आम लड़की की तरह शादी करके घर बसाने की सोच नहीं रखती थी, बल्कि वो खुद को साबित करना चाहती थी। कॉलेज पूरा करने के बाद श्वेता ने बैंक एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दी। वे रात रात भर जागकर पढ़ाई करती थी, किताबों में खोई रहती थी। जब भी वो थक जाती, उसकी बड़ी बहनें उसे मोटिवेट करती थीं, उसे चाय बनाकर देती थीं और उसका हौसला बढ़ाती थीं। आखिरकार श्वेता की मेहनत रंग लाई और उसने बैंक का बेहद कठिन एग्जाम क्लियर कर लिया। जब श्वेता का सिलेक्शन एक बैंक मैनेजर के रूप में हुआ तो पूरे विश्वास नगर इलाके में खुशियों की लहर दौड़ गई। पूरे घर में त्योहार जैसा माहौल था, मिठाइयां बांटी जा रही थी और पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। श्वेता अब एक इंडिपेंडेंट, समझदार और बेहद कॉन्फिडेंट वर्किंग वुमेन बन चुकी थी। वो अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जीना जानती थी। वो जितनी प्रोफेशनल और सख्त अपने बैंक के काम में थी, उतनी ही कोमल और डाउन टू अर्थ अपने परिवार के लिए थी। उसका डेली रूटीन बहुत ही प्यारा और खुशियों से भरा हुआ था। सुबह जल्दी उठकर वो बैंक जाने की तैयारी करती, अपनी माँ के साथ बैठकर किचन में हाथ बटाती, फिर माँ के हाथ की बनी चाय पीकर अपने काम पर निकल जाती। शाम को जब वो थकी हारी बैंक से वापस आती तो तीनों बहनें एक कमरे में इकट्ठा हो जाती थीं। वे घंटों बैठकर बातें करती, दिन भर की बातें शेयर करती, हंसी मजाक करती और अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करती थी। श्वेता का स्वभाव ऐसा था कि जो भी उससे एक बार मिलता वो उसका मुरीद हो जाता था। वो पूरे परिवार की रीढ़ की हड्डी बन चुकी थी। लेकिन खुशियों के इस खूबसूरत आशियाने पर बहुत जल्द लालच और नफरत के काले बादल मंडराने वाले थे। जैसे जैसे श्वेता अपनी नौकरी में आगे बढ़ रही थी और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी, उसके पिता को अब उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। वो अपनी सबसे छोटी और सबसे प्यारी बेटी के लिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहते थे जो श्वेता की तरह ही पढ़ा लिखा हो, समझदार हो और उसकी नौकरी और उसके आत्मसम्मान की रिस्पेक्ट करे। तभी उनके सामने लखनऊ के ही काशी बिहार इलाके से एक रिश्ता आता है। लड़का था ठाकुर भूपेंद्र सिंह उर्फ अमित। भूपेंद्र का परिवार खुद को समाज में बहुत ही संस्कारी, सभ्य और ऊंचे दर्जे का दिखाता था। शुरुआती मुलाकातों में सब कुछ बहुत ही परफेक्ट लग रहा था। भूपेंद्र के परिवार वालों ने श्वेता के बैंक मैनेजर होने की जमकर तारीफ की। उन्होंने श्वेता के पिता से कहा कि उन्हें दहेज से कोई मतलब नहीं है, वे तो बस एक पढ़ी लिखी और वर्किंग बहू चाहते हैं जो उनके घर को संभाले। श्वेता के पिता को लगा कि भगवान ने उनकी सुन ली है। उन्हें लगा कि उनकी बेटी के लिए इससे बेहतर घर और वर मिल ही नहीं सकता। शादी की तारीख तय हो गई 22 नवंबर 2025।
श्वेता के पिता ने अपनी हैसियत से कहीं बढ़कर इस शादी की तैयारियां शुरू कर दी। वो अपनी लाडली बेटी की विदाई में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई, प्रोविडेंट फंड के पैसे और यहां तक कि कुछ कर्ज लेकर भी शादी का इंतजाम किया। जो भी डिमांड ससुराल वालों की तरफ से दबी जुबान में आ रही थी, श्वेता के पिता उसे चुपचाप पूरा कर रहे थे, ताकि उनकी बेटी को ससुराल में कोई तानाशाही या तकलीफ न झेलनी पड़े। श्वेता भी नए सपने सजाए इस नए सफर पर चलने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस घर में कदम रखने जा रही है वो कोई ससुराल नहीं बल्कि एक खतरनाक दलदल है। शादी का दिन आया, शहनाइयां बजीं और रस्में शुरू हुईं। शादी बहुत ही धूमधाम से चल रही थी, लेकिन जैसे ही विदाई का वक्त आया, अचानक शादी का माहौल पूरी तरह बदल गया। भूपेंद्र और उसके परिवार वालों ने विदाई के ठीक पहले अचानक दहेज को लेकर एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। उन्होंने विदाई के मंडप में ही ऐसी डिमांड्स रख दी जिन्हें तुरंत पूरा करना श्वेता के गरीब पिता के लिए बिल्कुल नामुमकिन था। उन्होंने महंगी गाड़ी और भारी भरकम कैश की मांग रख दी। विदाई के समय जहां खुशियों और आंसुओं का माहौल होना चाहिए था, वहां कोहराम मच गया। ससुराल वाले इस बात पर अड़ गए कि जब तक उनकी ये मांगे पूरी नहीं होंगी, वे दुल्हन को विदा करके अपने साथ नहीं ले जाएंगे। श्वेता के बुजुर्ग पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके सामने अपनी बेटी की इज्जत, समाज में बदनामी का डर और शादी टूटने का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था। कोई और रास्ता ना देखकर वो मजबूर पिता भूपेंद्र और उसके परिवार के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वे उनके पैरों में गिर गए, रोने लगे, नाक रगड़ने लगे कि किसी भी तरह बारात को बिना दुल्हन के वापस ना ले जाएं। श्वेता की बहनें ये सब देखकर अंदर ही अंदर तड़प रही थीं। काफी मान मनोवल, मिन्नतें करने और भविष्य में मांगे पूरी करने के वादे के बाद आखिरकार भूपेंद्र और उसका परिवार श्वेता को विदा करने के लिए राजी हुआ। ये पहली इतनी बड़ी और खतरनाक वार्निंग थी, एक ऐसा इशारा जो चीख चीख कर कह रहा था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उस वक्त श्वेता का परिवार इस बात को समझ नहीं पाया और अपनी बेटी की इज्जत बचाने के चक्कर में की गई ये विदाई ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और कभी न सुधरने वाली भूल साबित हुई। शादी के शुरुआती 2 महीने तो जैसे तैसे ठीक गुजरे, लेकिन इसके बाद श्वेता की जिंदगी में एक ऐसा डरावना दौर शुरू हुआ जिसके बारे में उसके परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जो ससुराल वाले शादी से पहले खुद को बहुत ही सभ्य और संस्कारी दिखा रहे थे, उनके चेहरे से शराफत का मुखौटा धीरे धीरे उतरने लगा था। भूपेंद्र और उसके परिवार का लालच अब खुलकर सामने आने लगा था। वे श्वेता पर लगातार दबाव बनाने लगे कि वो अपने मायके से एक महंगी स्कॉर्पियो गाड़ी और भारी भरकम कैश लेकर आए। बात सिर्फ गाड़ी या पैसों तक ही सीमित नहीं थी। भूपेंद्र का अपना एक लैब था और वो चाहता था कि श्वेता एक बैंक मैनेजर होने के नाते अपनी सैलरी और बैंक के सोर्सेस का इस्तेमाल करके उसके बिजनेस में पैसे लगाए। जब श्वेता ने अपने आत्मसम्मान के लिए इस नाजायज मांग का विरोध किया, तो घर के अंदर का माहौल बहुत ही खतरनाक और हिंसक होने लगा। श्वेता को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा, लेकिन वो एक मजबूत लड़की थी, इसलिए वो इस पूरी प्रॉब्लम को अपने स्तर पर ही हैंडल करने की कोशिश कर रही थी। श्वेता की बड़ी बहनें बताती हैं कि श्वेता कभी कभी फोन पर रोते हुए अपनी सिचुएशन शेयर करती थी। उसने बताया था कि कैसे ससुराल में उसके साथ एक नौकरानी जैसा बर्ताव किया जाता था। वो दिन भर बैंक में काम करती, पैसे कमाती, लेकिन घर आते ही उस पर घरेलू काम करने का भारी दबाव बनाया जाता था। इस पूरे क्लेश में भूपेंद्र की मां और उसकी बहन यानी श्वेता की ननद का भी पूरा हाथ था, जो लगातार उनके बीच में दखल देती थी। भूपेंद्र सीधा सीधा तो कुछ नहीं कहता था, लेकिन वो सोशल मीडिया पर बहुत ही अजीब और सस्पिशियस स्टेटस लगाकर श्वेता और उसके मायके वालों को टारगेट करता था। वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखता था कि जिन लड़कियों को अपने सास ससुर या ननद पसंद नहीं है, उनके लिए बेहतर है कि वो किसी अनाथालय में शादी कर लें। इतना ही नहीं, वो श्वेता की बड़ी बहनों को मंथरा और कैकेयी जैसे शब्दों से कंपेयर करके स्टेटस लगाता था और ये दिखाने की कोशिश करता था कि श्वेता का मायका ही उनके रिश्ते को खराब कर रहा है। ये एक सोची समझी साइकोलॉजिकल वॉर थी जो श्वेता को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। तभी मई के महीने में श्वेता की मां की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। उनका एक बड़ा ऑपरेशन होना था और वे लखनऊ के ही एक अस्पताल के आईसीयू में एडमिट थी। मां की गंभीर हालत को देखते हुए श्वेता अपनी मां की तीमारदारी और देखरेख के लिए अपने मायके आ गई। वो 2 दिनों तक दिन रात अपनी मां के पास अस्पताल में रुकी रहीं, उनके सिर पर हाथ फेरती रहीं और उनकी सेवा करती रहीं। पूरा परिवार इस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। लेकिन तभी 24 मई की रात को भूपेंद्र और उसके परिवार वाले अचानक श्वेता के मायके धमक पड़े। वे जबरदस्ती अड़ गए कि वो श्वेता को वापस अपने घर यानी ससुराल लेकर जाएंगे।
श्वेता के पिता और बहनों ने उनके सामने हाथ जोड़े, मिन्नतें की कि मां अभी आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, श्वेता को कुछ दिन यहीं रहने दो ताकि वो अपनी मां की देखभाल कर सके। लेकिन भूपेंद्र के दिल में जरा भी रहम नहीं था। वो और उसके घर वाले तमाशा करने लगे और जबरन श्वेता को खींचकर बिना विदाई की रस्म या किसी तमीज के घसीटते हुए अपने साथ ले गए। श्वेता की बहनें रोती रह गईं, लेकिन वे लोग श्वेता को उस नरक में वापस ले जाने पर अड़े रहे। ये 25 मई की सुबह थी जब श्वेता को ससुराल गए महज 12 घंटे ही हुए थे। सुबह के लगभग 11 बज रहे थे जब श्वेता ने अस्पताल में एडमिट अपनी मां के पास मौजूद बड़ी बहन को फोन किया। श्वेता की आवाज में एक अजीब सा डर, घबराहट और कांपता हुआ सन्नाटा था। उसने अपनी बहन से कहा, दीदी मैं तैयार हो रही हूँ और कोशिश करूंगी कि 12 बजे तक मम्मी को देखने अस्पताल पहुंच जाऊं। लेकिन इसके तुरंत बाद उसने जो बात कही उसने उसकी बहन के रोंगटे खड़े कर दिए। श्वेता ने कहा, लेकिन दीदी अगर मैं 12 बजे तक अस्पताल या घर नहीं पहुंच पाई तो समझ जाना कि ये हमारी आखिरी बातचीत है। इसके बाद तुम मुझे कभी जिंदा नहीं देख पाओगी, तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगी। बड़ी बहन उस समय अस्पताल की आपाधापी में थी। उसे लगा कि शायद ससुराल में कोई मामूली लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा और श्वेता उसी गुस्से में ऐसा बोल रही है। उसने श्वेता को समझाने की कोशिश की, लेकिन श्वेता ने फोन रख दिया। इस बातचीत के ठीक 20 मिनट बाद यानी करीब 11:20 पर श्वेता के पिता के फोन की घंटी बजी। फोन भूपेंद्र के पिता यानी श्वेता के ससुर का था। उनकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी ठंडी बेरुखी थी। उन्होंने कहा, श्वेता ने घर के अंदर कुछ कर लिया है, उसकी तबीयत बहुत खराब है और हम उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। ये सुनते ही पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा परिवार घबराकर तुरंत श्वेता के ससुराल की तरफ भागा। जब वे वहां पहुंचे तो पूरा घर खाली पड़ा था, सारे दरवाजे खुले थे और सामान बिखरा हुआ था। वहां सिर्फ श्वेता की सास मौजूद थी, जिसने पूछने पर बिल्कुल अनजान बनते हुए कह दिया कि उसे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है और श्वेता को किस अस्पताल ले गए हैं। परिवार बिना समय गवाए लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर की तरफ भागा, जहां भूपेंद्र ने श्वेता को ले जाने की बात कही थी। ट्रॉमा सेंटर पहुंचने पर जो मंजर था वो किसी बुरे सपने जैसा था। श्वेता की बहन, जो खुद मेडिकल फील्ड में काम करती थी, पागलों की तरह अस्पताल के हर वार्ड, हर इमरजेंसी रूम और कॉरिडोर में श्वेता को ढूंढने लगी। लगभग आधे घंटे तक चिल्लाने और ढूंढने के बाद भी उन्हें श्वेता का कोई सुराग नहीं मिला। तभी अस्पताल के एक सुनसान और अंधेरे कोने में रखे एक स्ट्रेचर पर उनकी नजर गई, जहां एक बेजान जिस्म सफेद कफन में लिपटा हुआ था। पास में भूपेंद्र और उसका पिता खड़े थे, जिनके चेहरों पर ना तो कोई शिकन थी और ना ही कोई दुख। घबराते हुए जब श्वेता की बहन ने कफन का कोना हटाया तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। स्ट्रेचर पर पड़ी बेजान बॉडी की कलाइयों में वही कांच की चूड़ियां थीं जो श्वेता ने पहनी थीं। जब कफन को पूरा हटाया गया तो श्वेता के गले पर गहरे काले रंग का एक बहुत ही डरावना और चौड़ा निशान था, जैसे उसे किसी चीज से बेरहमी से दबाया गया हो। उसके पैरों पर ताजे जख्म, खून के थक्के और छाले पड़े हुए थे, जबकि महज 2 दिन पहले जब वो मायके में थी उसके पैरों पर एक भी खरोंच नहीं थी। 12 घंटे के भीतर ऐसा क्या टॉर्चर किया गया था कि एक हंसती खेलती बैंक मैनेजर आज लाश बनकर स्ट्रेचर पर पड़ी थी। पुलिस ने इस संदिग्ध मौत को देखते हुए तुरंत भूपेंद्र और उसके पिता को कस्टडी में ले लिया और नए कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। इस पूरी खौफनाक वारदात के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह सामने आई वो थी हद से ज्यादा लालच, जलन और एक अजीब सी मानसिक बीमारी। जब श्वेता और भूपेंद्र उर्फ अमित की शादी तय हुई थी तब भूपेंद्र के परिवार ने बड़ी बड़ी बातें की थी। वे खुद को बहुत संस्कारी और मॉडर्न दिखाते थे, लेकिन असल में उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। श्वेता एक पढ़ी लिखी, इंडिपेंडेंट और बैंक मैनेजर जैसी बड़ी पोस्ट पर काम करने वाली लड़की थी। भूपेंद्र के परिवार को लगा था कि ऐसी लड़की से शादी करके उन्हें लाइफ टाइम के लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल जाएगी। उनका मोटिव बिल्कुल साफ था। वे श्वेता की कमाई, उसके बैंक के सोर्सेज और उसकी पोजीशन का इस्तेमाल करके खुद को अमीर बनाना चाहते थे। भूपेंद्र का अपना एक लैब था जिसे वो बड़े पैमाने पर शुरू करना चाहता था और इसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। उसने सोचा था कि श्वेता के बैंक मैनेजर होने का फायदा उठाकर वो आसानी से लाखों का लोन और फंड्स अरेंज कर लेगा। लेकिन जब श्वेता ने अपनी ईमानदारी और आत्मसम्मान से समझौता करने से साफ मना कर दिया तो भूपेंद्र का ईगो बुरी तरह हर्ट हो गया।
यहीं से उस नफरत और टॉर्चर की शुरुआत हुई जिसने धीरे धीरे एक खतरनाक रूप ले लिया। भूपेंद्र और उसके परिवार का लालच दिन ब दिन बढ़ता गया। उन्होंने श्वेता पर एक चमचमाती स्कॉर्पियो गाड़ी लाने और लाखों रुपए कैश लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। उनके लिए श्वेता एक बहू नहीं बल्कि एक जरिया थी जिससे वे अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते थे। श्वेता की बहनें बताती हैं कि श्वेता दिन भर बैंक में कड़ी मेहनत करती थी, पैसे कमाती थी, लेकिन जब वो घर लौटती तो उसके साथ किसी नौकरानी जैसा बर्ताव किया जाता था। उससे जबरदस्ती घर के सारे काम कराए जाते, उसे ताने दिए जाते और मानसिक रूप से इस कदर प्रताड़ित किया जाता कि वो अंदर से पूरी तरह टूट जाए। भूपेंद्र चाहता था कि श्वेता हर वक्त उसके काबू में रहे, वो जैसा कहे श्वेता वैसा ही करे। लेकिन जब एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग लड़की ने इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की तो ससुराल वालों ने उसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग शुरू कर दी। इस पूरे मामले में भूपेंद्र की मां और उसकी बहन यानी श्वेता की ननद का भी एक बहुत ही डरावना रोल था। वे दोनों लगातार भूपेंद्र के कान भरती थी और श्वेता के खिलाफ उसे भड़काती थी। भूपेंद्र खुद तो सीधा मुकाबला नहीं कर पाता था, इसलिए वो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप स्टेटस का सहारा लेता था। वो ऐसे अजीब और सस्पिशियस स्टेटस लगाता था जिससे श्वेता के परिवार पर निशाना साधा जा सके। वो लिखता था कि जो लड़कियां अपने ससुराल वालों की इज्जत नहीं कर सकती उन्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए। वो श्वेता की बहनों को मंथरा और कई कहता था ताकि श्वेता को अपने ही परिवार से अलग किया जा सके। ये एक सोची समझी साजिश थी जिसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहा जाता है। वे श्वेता को इतना अकेला कर देना चाहते थे कि वो उनके हर जुल्म को चुपचाप सहने के लिए मजबूर हो जाए। लालच और जलन की इस आग ने भूपेंद्र को इस कदर अंधा कर दिया था कि उसे श्वेता की मासूमियत और उसकी सिसकियां भी दिखाई नहीं दे रही थीं। श्वेता की इस संदिग्ध मौत के बाद लखनऊ पुलिस तुरंत एक्शन में आई और मामले की गहराई से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। पुलिस ने श्वेता के पिता की शिकायत पर भूपेंद्र उर्फ अमित, उसके पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों के खिलाफ तुरंत केस दर्ज कर लिया। इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की बेहद सख्त धाराओं धारा 80 और धारा 85 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कानून के मुताबिक धारा 80 डाउरी डेथ यानी दहेज हत्या से जुड़ी है, जिसमें शादी के 7 साल के भीतर अगर किसी महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है और ये साबित होता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, तो आरोपियों को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। वहीं धारा 85 क्रूएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स यानी पति या ससुराल वालों द्वारा की गई क्रूरता को डील करती है। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद ही भूपेंद्र और उसके पिता को अपनी कस्टडी में ले लिया और उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। इस पूरे हादसे ने श्वेता के मायके वालों को जीते जी मार डाला है। श्वेता की मां, जो अस्पताल के आईसीयू में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थीं, उन्हें तो काफी समय तक ये बताया ही नहीं गया कि उनकी लाडली बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। एक तरफ मां मौत से लड़ रही थी तो दूसरी तरफ जवान बेटी की लाश घर आई थी। इस गहरे सदमे को श्वेता के पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें भी दिल का दौरा पड़ गया, जिसके बाद उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। श्वेता की दोनों बड़ी बहनें आज कैमरे के सामने फूट फूट कर रो रही हैं और सिर्फ एक ही मांग कर रही हैं, उनके घर की लाडली को इंसाफ मिले और उन दरिंदों को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिले जो आने वाले समय में एक मिसाल बन सके। श्वेता की बहन रोते हुए कहती है कि मेरी बहन बहुत मजबूत थी, वो कभी खुद से अपनी जान नहीं ले सकती थी, उन लोगों ने मिलकर मेरी बहन को मार डाला है। ये केस हमारे समाज के चेहरे पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। एक पढ़ी लिखी, कामकाजी और बैंक मैनेजर जैसी बड़ी पोस्ट पर काम करने वाली लड़की भी अगर दहेज के लोभियों की वजह से सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित है? शादी के वक्त जो लालच भूपेंद्र और उसके परिवार ने दिखाया था, अगर श्वेता के परिवार ने उसी वक्त बारात वापस लौटा दी होती और इस रिश्ते को वहीं खत्म कर दिया होता तो शायद आज श्वेता जिंदा होती। पुलिस अब इस मामले के हर एक एविडेंस को इकट्ठा कर रही है। श्वेता के फोन के कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट्स और भूपेंद्र के सोशल मीडिया स्टेटस को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। श्वेता तो अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन उसका परिवार आज भी इस उम्मीद में जी रहा है कि अदालत दहेज के लोभियों को उनके किए की ऐसी सजा देगी जिससे श्वेता की भटकती हुई आत्मा को शांति मिल सके और समाज को ये कड़ा सबक मिले कि लालच का अंजाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होता है।